उस समय स्थिति ये थी कि नारायणपुर लगभग पूर्णतः कांग्रेस प्रभावित जिला था। जिला जो भी कस्बा था, यहाँ पर हमारे झंडे उठाने वाले भी आदमी नगण्य थे, लेकिन यहाँ पर बहुत बलशाली कांग्रेस के दो कट्टर बड़े नेता थे, स्वर्गीय रामशंकर जोशी जी, स्वर्गीय बद्रीनाथ बघेल जी। बहुत अच्छी कुशल संगठनात्मक क्षमता थी उनकी। उन्होंने बहुत प्रयास करके जो है गांव-गांव में कांग्रेस के लोग को खड़ा किया था, और उनके आगे खड़े होना बहुत कठिन होता था। जैसे आपने बात की कि 15 साल केदार कश्यप जी यहाँ मंत्री रहे, लेकिन नगर पालिका नारायणपुर में एकमात्र नगर पालिका में आप लोग पिछड़ते नजर आते हैं। एक बार भी आपकी नगर पालिका अध्यक्ष सरकार नहीं बैठी है, कि कहाँ कमी रह जाती है? इस बार के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? ये आरोप प्रत्यारोप की बात, आपको इस बार सह प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी मिली है। कोंडागांव में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधानसभा क्षेत्र में आपको सह प्रभारी बनाकर भेजा गया है। बड़ी जिम्मेदारी है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? नारायणपुर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो तीन जिले इस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। काफी अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग एक साथ क्षेत्र नहीं है, अलग अलग क्षेत्र है। क्या कारण रहा जो नारायणपुर को इस तरीके से बनाया गया? शायद पूरे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अजीबोगरीब कॉन्स्टिट्यूंसी होगा जो एक विधानसभा 3 जिलों में बटा हो, और 3 जिलों के कलेक्टर हमारे बारे में सोचते हो कि 3 जिलों में हमारी पोलिंग होती है, 3 जिलों में हमारे मतदान केंद्र होते हैं, 3 जिलों में हमारे कार्यकर्ता भिड़ते हैं, और बात को फिर रिजल्ट एक जिले का एक विधानसभा में आता है। ये तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान में अपने आप में एक यूनिक ही होगा। इस वक्त विपक्ष में है बीजेपी। आप लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, धरना होता है, आंदोलन होता है, कुछ गिनती के लोग ही दिखाई देते हैं, 10-12 लोग ही दिखाई देते हैं। क्या भाजपा सिमट रही है इस समय? 2023 में बीजेपी की सरकार आती है तो कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? ये बड़ा सवाल सबके लिए है। आपके नजरिए में क्या लगता है? 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा भी है और ग्राम पंचायत के भी है, पंचायत नगरीय निकाय के। तो भाजपा युवाओं को कम मौका देती है, वो पुराने चेहरे पे ज्यादा विश्वास करती है। इस पे क्या कहेंगे? भाजपा जिलाध्यक्ष से आपको हटाया गया, क्या आपको इस बार एडजस्ट करने के लिए सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है? महज 2 ब्लॉक वाले नारायणपुर को जिला बनाया गया, क्या कारण रहा होगा कि इतने छोटे से जगह को जिला बनाना? उस जमाने में जब लोग नौकरी करने का सोचते थे, आप कैसे राजनीति में आ गए? कैसे आना हुआ राजनीति? बस्तर की 12 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है, लगातार आप लोग उपचुनाव भी आ रहे हैं, तो मनोबल काफी आप लोगों का डाउन होगा। यहाँ सरपंच बना तो ग्रामीणों ने मुझसे कहा कि बाबू तोर पास आए मिनर्स, लोग डरते, साहब हसन दिखथस, मतलब लोगों का कहना था साहब टाइप मत दिखो। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, चाहता तो मेरे साथ के दोस्त कोई आज पर्यटन बोर्डों में जीएम है, कोई एजीएम है, कोई रिटायर होके अब घर संभाल रहा है, क्या मैं भी नहीं कर सकता था नौकरी? मेरे पास तो पूरे अवसर थे। लोकल में मेरे को और मेरे एक दोस्त को यहीं पे घर में नियुक्ति पत्र ला के दे रहे थे शिक्षक का। उस समय आदमी नहीं मिलते थे नारायणपुर। मैं चाहता मैं भी नौकरी कर लेता। आपने अभी पर्यटन की बात की तो मुझे पर्यटन बोर्ड याद आ गया। तो हम देखते हैं चाहे बीजेपी हो चाहे अब कांग्रेस सत्ता में है, नारायणपुर के काफी, या बस्तर संभाग की भी मैं बात करूं तो काफी कम सदस्य निगम मंडल में अध्यक्ष सदस्य हैं। क्या कुछ कारण है, क्यों उपेक्षाएं की जाती है बस्तर के नेताओं की? ब्रिजमोहन देवांगन जी हमेशा कुर्ते पायजामे में दिखते हैं, व्हाइट वाले, क्या कारण है इसका? गुटबाजी की खबरें आती है कि ये गुट वो गुट, उससे आप लोग कैसे निपटेंगे? नमस्कार, बस्तर वार्ता में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में कई जिलों के जिलाध्यक्ष में फेरबदल किया गया और अभी कुछ दिन पहले सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नारायणपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं अभी कोंडागांव के सह प्रभारी ब्रिजमोहन देवांगन जी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका बस्तर वार्ता में स्वागत है। धन्यवाद है आपका। इस वार्ता के लिए मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ जी, धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम ब्रिजमोहन देवांगन है और मैं नारायणपुर जिले में निवासरत हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 35-36 साल से मैं काम कर रहा हूँ।
यानी यहाँ की प्रारंभिक स्थिति से जी मैं लगातार इस पार्टी में संपर्क में हूँ और हमेशा कार्य करता आ रहा हूँ। 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है। जी अभी केंद्र में बीजेपी है। जी जी अबूझमाड़ या नारायणपुर के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो भाजपा को स्थापित करने वाले सदस्यों में आपकी गिनती की जाती है। उस समय के बारे में बताएंगे, जब भाजपा को आप लोग स्टैब्लिश कर रहे थे, कुछ सदस्य कैसे टाइप से करते थे, क्या शॉर्ट में बताएंगे? देखिए, लगभग 83-84 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बस्तर के लौह पुरुष स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी के ही मार्गनिर्देशन में हम लोग ने यहाँ नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की। हम लोग अटल जी से और आडवाणी जी से बहुत प्रभावित थे। विशेषतः आज अटल जी का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पे मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। आज मैं उनको नमन करते हुए कहना चाहूँगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में किसी कारणवश आए भी तो उसके मूल में जो है माननीय अटल जी ही थे और उनकी प्रेरणा से ही हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। उस समय स्थिति ये थी कि नारायणपुर लगभग पूर्णतः कांग्रेस प्रभावित जिला था। जिला जो भी कस्बा था, यहाँ पर हमारे झंडे उठाने वाले भी आदमी नगण्य थे। नगण्य क्या, मैं आपसे क्या कहूँ, स्वर्गीय नरेश सिलवादी जी, रामेश्वर तिवारी जी, हमारे स्वर्गीय रानूलाल संचेती जी और हमारे अन्य भाई जैसे महेश पटेल जी, स्वर्गीय महेश पटेल जी, स्वर्गीय हमारे ठाकुर साहब जागेश्वर सिंह ठाकुर जी और हमारे स्वर्गीय बंशीधर गुप्ता जी, ऐसे कुछ हमारे पुराने साथी थे जिनके जो हम लोग मिलकर जो है इस पार्टी को खड़ा करने में हम सबकी भूमिका रही है। उसमें मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और सब ने मिलकर, उस समय एक जुनून था हम सबको, और हम सब इस जुनून के चलते भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव में अपने कार्यकर्ता हमने खड़े किया। मैं सभी को सामूहिक श्रेय दूंगा, किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा। सब ने बहुत प्रयास किया। उस समय एक कह सकते हो कि एक धारणा तय कर लिया था हमने कि हमको भारतीय जनता पार्टी को इस नारायणपुर जिले में स्थापित करना है। उस समय यह जिला नहीं था, परियोजना था और परियोजना का भी एक अंश था। लेकिन यहाँ पर बहुत बलशाली कांग्रेस के दो कट्टर बड़े नेता थे, स्वर्गीय रामशंकर जोशी जी, स्वर्गीय बद्रीनाथ बघेल जी। बहुत अच्छी कुशल संगठनात्मक क्षमता थी उनकी। उन्होंने बहुत प्रयास करके जो है गांव-गांव में कांग्रेस के लोग को खड़ा किया था और उनके आगे खड़े होना बहुत कठिन होता था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा हमारे सभी साथियों का, जो कोई दिवंगत हो गए, कोई आज भी हैं, लेकिन सब ने बहुत मेहनत किया और सबके सामूहिक प्रयास से हम भारतीय जनता पार्टी को आज गांव-गांव और बूथ-बूथ में हमने अपनी खड़े कर लिया है। आज हमारी एक संगठन है। मैं अभी भी कोई संतुष्ट नहीं हूँ। कई गाँव में आज भी हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, कमज़ोर हैं हम। कई जगह केवल प्रतीक के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी को दिखा पाते हैं। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम एक क्षेत्र में 3-3 बार हमारा विधायक जीता है। 15 साल लगातार हम सरकार में थे। उसके बाद भी अगर आप एक अंतर्मन के कोने से पूछना चाहेंगे तो मैं कहूँगा आज भी हम कहीं ना कहीं अपने को मेहनत आज भी लगना ही है, करना है, तभी आज हम सफल हो पाएंगे। जैसे आपने बात की कि 15 साल केदार कश्यप जी यहाँ मंत्री रहे, लेकिन नगर पालिका नारायणपुर में एकमात्र नगर पालिका में आप लोग पिछड़ते नजर आते हैं। एक बार भी आपकी नगर पालिका अध्यक्ष सरकार नहीं बैठी है, कहाँ कमी रह जाती है? इस बार के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं स्वयं और मेरी श्रीमती, हम दोनों इसी ग्राम पंचायत में जीतते थे और हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सरपंच 2-2 बार हमने बने, एक बार मैं जनपद सदस्य भी बना। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो जातिगत समीकरण है उसमें जो हमारा हलवा समाज है, हलवा समाज का काफ़ी बड़ी तादाद है और पूरे जो पुराने कांग्रेसी हैं ये संख्यात्मक रूप से हमसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा लाभान्वित होते रहे। वह समाज का कभी न कोई आदमी पार्षद रहा हो, नगर पालिका हो, इसके पूर्व नगर पंचायत, पूर्व ग्राम पंचायत हो, चाहे लेम्प सोसाइटी हो, चाहे अन्य जो छोटे निकाय, उसमें इनके लोग हमेशा चुने जाते रहे। और हमारे यहाँ हमने कभी प्रतिहिंसा की राजनीति या प्रतिवाद की राजनीति या पूर्वाग्रह की राजनीति नहीं की। हम 15 साल भी रहे, कभी किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह हमारे लोगों ने नहीं दिखाया।
और हम संगठन में जोड़ने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही हमारी, हम उनको नहीं जोड़ पाए। यही एक कारण है कि हम नगर पालिका में इनसे पिछड़ते हैं। पिछले साल भी जो हमारी जो हार है, अब मैं वो कुछ बातें नहीं बोल सकूँगा इस जगह पे। 2-3 मामूली अंतर से हम हारे हैं, नहीं तो हमारे और उनके पार्षदों का अंतर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर 15 उनमें देखेंगे तो आज भी हम 6 हैं, और हमारा 2 लोग तो हमारे बहुत ही मामूली अंतर से हारे। तो मैं इतनी कहूँगा कि भविष्य का नगर पालिका का चुनाव जो होगा, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आज आपसे बोल रहा हूँ, अगली बार लोग इन लोगों को निश्चित रूप से बदलना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसा हो गया है कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये, बस उन्हीं के बीच में 1-2 परिवार तक ही कांग्रेस के लोग स्थापित होते हैं नगर पालिका में। अब लोग उनसे उब रहे हैं। 2 बार, एक बार आप सरपंच रहे हैं, एक बार आपकी पत्नी सरपंच रही है। तत्कालीन ग्राम पंचायत के आप सरपंच रहे हैं। उस समय के नारायणपुर और इस समय के नारायणपुर को आप किस तरीके से देखते हैं? किसी भी ग्राम पंचायत को जिला बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे उस समय के नारायणपुर और इस समय के नारायणपुर के बारे में? उस समय के ग्राम पंचायत में हम लोगों को एक एक आदमी स्पष्ट दिखता था। अभी जब से नारायणपुर को नगर पंचायत और उसके बाद नगर पालिका बनाया गया है, नक्सलियों से विस्थापित लोग बहुत आ गए। झारखंड और उधर के जितने भी लोग यहाँ काम में आए थे, लगभग वो भी बस गए। मतलब एक बहुत बड़ी तादाद स्थानीय जो पुराने लोग थे उनसे ज़्यादा, फिर सरकारी कर्मचारी वो लोग जो छोटे हैं, तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी लोग, वो जो बाहर से आए वो भी बस गए, वो भी यहाँ के निवासरत हो गए। 20-20 साल 10-10 साल से हैं। तो ये जो नए लोग आए और जो बाहर से जो काम करने आए और जो नक्सली विस्थापित लोग आए, इससे निश्चित रूप से वोटों का समीकरण बहुत बदल गया है। अभी तो निश्चित रूप से हम कहना चाहूँगा कि फर्क पड़ता है, और इस नए समीकरण के कारण से हमको दिक्कत जाएगी। लेकिन हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि नगर पालिका हम सुधार के दिखाएंगे। मैंने विकास के परिप्रेक्ष्य में पूछा कि विकास के परिप्रेक्ष्य में तो मैं एक बात बोलूँ, केवल कंक्रीट के सड़क, केवल कुछ पक्के नल जल योजना का विस्तार के अलावा मुझे आप बता दीजिए कि नारायणपुर में क्या विकास दिखता है। आप मेन रोड में चले जाइए, पूरी सरकारी बंगलों के बाउंड्री वाल से घिरा हुआ। इन लोगों ने देखिए बंधुआ तालाब की बात की। बंधुआ तालाब आज 2 साल हो रहा है, पिछले साल भी पानी खाली किया। इस साल हम कर रहे थे तो हमको जिला प्रशासन हाथ जोड़ा है कि इस गर्मी तक हम इसको कैसे भी करेंगे। आप देखिए बंधुआ तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर इन्होंने किया। चौड़ीकरण में भी आप देखेंगे तो चौड़ीकरण का जो पैमाना था उसको इन्होंने कम कर दिया है। किसके लिए कम किया है? भविष्य में फिर ये रोड को क्या फिर से बनाएंगे क्या? देखिए कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आप तुष्टीकरण के लिए चंद लोगों के रोड की चौड़ीकरण को भी आपने ठीक नहीं किया। मुझे एक बताइए, कोई आपको क्षेत्र में ऐसा कोई जगह दिखता है जो नगर पालिका का ये पार्क बहुत अच्छा है? एक हमारे उपाध्यक्ष जी ने अपने एड़का मोड़ में थोड़ा सा कुछ काम किया सौंदर्यीकरण का, थोड़ा अच्छा लगता है, जो सच है बोलना चाहिए। मगर दूरगामी मुझे बताइए, इतने सारे चीज़ें हम लोग ने नारायणपुर को केदार जी ने दिया, मुझको बताइए कहाँ है उसका? हमारा एजुकेशन हब को अगर हम होते तो एजुकेशन हब को हम सुधार देते, सड़कों को ठीक करते। अभी भी आप देखिए कच्ची सड़क में हमारे लोग स्कूल जा रहे हैं, सारे बच्चे, चाहे केंद्रीय विद्यालय के, चाहे नवोदय के हों, चाहे लाइवलीहुड के हों, चाहे पॉलिटेक्निक, सबको कहाँ जाना पड़ रहा है? कच्चे अस्पताल। आप चले जाइए, मुझे बताइए कि लोकल में आपको कहीं एक भी कोई चौक का सौंदर्यीकरण दिखा दीजिए। केवल आमचो नारायणपुर लिख देने से कोई शहर अपना नहीं हो जाता है। उसमें बच्चों के खेलकूद के लिए जिम बना दिया है। जिम के अलावा और मुझको बताइए क्या है? नारायणपुर के कोई भी नगर पालिका में जो बैठा है, कोई बहुत विचार करके, कोई बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ तो नगर पालिका का कोई कार्यक्रम नहीं होता है। बस छोटे छोटे वही नालीज, कंक्रीट की छोटी छोटी सड़कें का एक्सटेंशन। अभी भी आप चले जाइए नदी के पार के गांव में, अभी भी वही हाल है। आज भी वो ग्रामीण क्षेत्र के गांव के तरह एक गांव है हमारे, साकरी बेड़ा चलिए, चीरीपारा चलिए, डूमर तरी चलिए, खड़ी बार चले जाइए, चीरी और कहीं चले जाइए, आपको कुछ भी दिखता हो तो मुझे बताइए। भले ये बोलते हैं, इन्होंने कहा था हम खड़ी बार तक के जो पुल पुलिया बना देंगे, वो पेट्रोल पंप के बगल से पुराने पेट्रोल पंप सोसाइटी कहाँ बना है? बकरूपारा से। मुझे आप बताइए शांति नगर का कोई प्लानिंग है क्या?
किसी का घर आगे, किसी का घर पीछे, जो चाहे जहाँ सड़कें बना दे रहा है। अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में भी जहाँ टाउन प्लानिंग का काम नहीं हुआ था, जहाँ पे मोहल्लों को मतलब टाउन प्लानिंग के अंदर नहीं लिया गया, वहाँ भी सड़कें बिछा दिया। देखा जाए तो आप सरकार का पैसा मिसयूज़ कर रहे हैं ना भाई। और रही बात लाइटों का भी, कुछ चहेते पार्षदों के घरों के आगे और आसपास में अगर शहर को सजा देने से शहर सजता है तो मैं नहीं मानता। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं निश्चित रूप से नगर पालिका के कार्यक्रमों से बिल्कुल नाराज हूँ। ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात। आपको इस बार सह प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी मिली है। कोंडागांव में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधानसभा क्षेत्र में आपको सह प्रभारी बनाकर भेजा गया है, बड़ी जिम्मेदारी है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये तो मेरे लिए गौरव की बात है कि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा है कि एक पीसीसी चीफ के विधानसभा क्षेत्र के अलावा संतराम नेताम जी केसकाल के जो विधायक हैं, ये दो विधायक के क्षेत्र के लिए मुझे उस संगठन ने एक बहुत बड़ी जवाबदारी सौंपी है। सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी अरुण साव जी, प्रदेश महामंत्री माननीय केदार कश्यप जी, संगठन महामंत्री के पवन साय जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा है कि मैं इस काम को कर पाऊं, और मैं अपने दायित्व में खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। और इतना भी कहूंगा कि जिस तरह का काम दिया गया है, मैं पूर्ण रूप से तन मन धन से अपना काम को निश्चित रूप से निभाऊंगा। बस्तर की 12 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है, लगातार आप लोग उपचुनाव भी आ रहे हैं, तो मनोबल काफी आप लोगों का डाउन होगा। देखिए, ये तो चलता है, जनता के मत के आगे सबको नतमस्तक होना। हम लोग ने एक जमाने में, हमारी भी 12 सीटें थी, 12 नहीं 11, तब भी हम लोग गर्व से कोई ज़्यादा दर्द से चूर नहीं थे। आज हार गए तो भी चलिए, ये तो जनता का मत है। इस बार तो पूरे प्रदेश में ही लहर थी क्या, और आप तो जान रहे हैं पिछली बार के चुनाव में कोई वर्ग हमको साथ नहीं दिया। यहाँ तक नक्सली तो हमारा विरोध करते ही थे। पुलिस, नक्सली, जनता, किसान, हर व्यापारी सब हमारे खिलाफ थे। तो हमने उसको स्वीकारा है, और हम आपसे कह रहे हैं कि 4 साल के इस कुशासन में जनता ने यह भी एहसास कर लिया कि वही भले थे, हम थे। और ये दिख रहा है, लोगों में नाराज़गी दिख रही, आक्रोश दिख रहा है। और इस 4 साल की भूपेश बघेल की सरकार में लोग कहने लगे कि ये कब कार्यकाल ख़त्म हो, फिर से हमको भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हम देख लीजिएगा, अंतर दिखेगा। इस बार हम आपको सरकार बनाते पाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यदि सरकार बनाना है तो बस्तर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोग 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास है, और यदि लोकसभा को छोड़ दें तो विधानसभा, नगरीय निकाय और जिला पंचायत अध्यक्ष सारे चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में रहे। बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है 2023 को लेकर? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, आपने कहा ना कि 12 सीटें उनकी थी, सब बातें मंजूर है। और हमारी स्ट्रेटजी का कहना यह है मेरे को कि संगठन की कुछ बातें तो हम लोग खुलकर नहीं कह सकते, मगर हम लोगों का जो बूथ तक के जो हम लोगों का जो संरचना की गई, जिसमें हम पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख तक जा रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता इसको क्रियान्वित करने के लिए संकल्पित हैं। और हम निश्चित रूप से आपसे दावा करते हैं कि हम अपने जो रणनीति तैयार हुई है पार्टी की तौर से, और छत्तीसगढ़ को छीनना हमारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का भी सबसे बड़ा हमारे ऊपर में दारोमदार है, जवाबदारी सौंपी गई है। और पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि इस बार इस कुशासन से जनता को मुक्त करेंगे, और निश्चित आप पाएंगे कि हम मुक्त करेंगे। मैं रणनीति की बात को खुलकर नहीं कह सकता, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि हमारे को गांव-गांव, गली-गली तक हमको पहुंचने के लिए दबाव है, और जनता भी इस बार मन बना चुकी है कि इस बार इससे मुक्ति पाना है। कोंडागांव के सह प्रभारी आप बनाए गए। कोंडागांव में 3 विधानसभाएं आती है, एक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कोंडागांव विधानसभा के विधायक हैं, संतराम नेताम जी केसकाल के विधायक है, और नारायणपुर विधानसभा का भी काफी भाग कोंडागांव जिले में आता है। कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी? बड़ा विधानसभा है, कैसे, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ प्लान्स किए आप लोगों ने? देखिए, हमारे यहाँ संगठन के कई हिस्से होते हैं। हमारे यहाँ संगठन होता है, जिला होते हैं, उनके नीचे मंडल होते हैं, हमारे मोर्चे होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, उसके अलावा शक्ति केंद्र होता है, उसके बाद बूथ कमेटी होती है। बूथ कमेटी से नीचे अब तो हम और नीचे जाते जा रहे हैं, अब हम पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख तक जा रहे हैं। मतलब मतदाता सूची के 30 आदमियों में भी हम अपना एक आदमी निकाल रहे हैं।
हमारी स्ट्रेटजी का तो सबसे बड़ा दायरा होगा वो बूथ कमेटी होगा। हम बूथ तक की बैठकें करेंगे, पहले शक्ति केंद्र तक हम जाएंगे। हर विधानसभा के शक्ति केंद्र मतलब 5 से 7 मतदान केंद्रों के बीच का एक प्रमुख केंद्र, वहाँ पर हमारी पहले बैठकें होंगी। उसके बाद हम बूथ तक जाएंगे, बूथ से जो है हम ग्रामीणों तक जाएंगे और अपनी बात पहुंचाकर इस कुशासन से जनता को मुक्त कराएंगे। ये हमारी जवाबदारी है। नारायणपुर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो तीन जिले इस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग एक साथ क्षेत्र नहीं है, अलग अलग क्षेत्र हैं। क्या कारण रहा जो नारायणपुर को इस तरीके से बनाया गया? देखिए, परिसीमन जब हुआ तो हम सबकी सबसे बड़ी भूख क्या थी उस समय कि कैसे भी नारायणपुर का नाम विधानसभा रहे। उस समय हमने सच में ये नहीं देखा, मैं स्वीकार रहा हूँ ना, कि कहाँ भानपुरी जगदलपुर जिले से, कहाँ मर्दापाल कोंडागांव जिले से, कहाँ नारायणपुर का ये पूरा नारायणपुर, ये 3 मिलकर एक विधानसभा। ये क्या है, उस समय का जो सर्वे था, उस समय सारी आदमी की ताकत जो झोंक रही थी ना कि नारायणपुर विधानसभा का नाम विलोपित मत हो, हम इस पे ही अपना ध्यान केंद्रित करके रखे थे। इसको स्वीकार रहा हूँ मैं नहीं, सब स्वीकार रहे। हमारे को छोड़ दीजिए, विपक्ष ने भी कुछ नहीं आवाज़ निकाल। ये बात कहेंगे तो इस सारी पार्टियों ने मिलकर उस समय इस गलती को स्वीकारने की, हम सब ने मिलकर गलती की है। अगर आप ऊपर से बैठकर विधानसभाओं की संरचना करेंगे कागजों में तो ऐसे ही गलतियां होंगी। और ये कारण से जो है ये 3 जिलों में बटा हुआ यह विधानसभा शायद पूरे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अजीबोगरीब कॉन्स्टिट्यूंसी होगा जो एक विधानसभा 3 जिलों में बटा हो और 3 जिलों के कलेक्टर हमारे बारे में सोचते हो कि 3 जिलों में हमारी पोलिंग होती है, 3 जिलों में हमारे मतदान केंद्र होते हैं, 3 जिलों में हमारे कार्यकर्ता भिड़ते हैं और बात को फिर रिजल्ट एक जिले का एक विधानसभा में आता है। ये तो मेरा ख्याल हिंदुस्तान में अपने आप में एक यूनिक ही होगा, है ना। इस वक्त विपक्ष में है बीजेपी। आप लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, धरना होता है, आंदोलन होता है, कुछ गिनती के लोग ही दिखाई देते हैं, 10-12 लोग ही दिखाई देते हैं। क्या भाजपा सिमट रही है इस समय? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे नारायणपुर जिले को आप चल के देख लीजिए, 3-4 वार्ड को छोड़ दीजिए तो आदमी निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं हमारे लोग। आप महसूस करते हैं किसान, बहुत गरीब किसान, 5 एकड़ 3 एकड़ के सीमांत कृषक से ही हमारा पार्टी चलता है, वो हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं। एक बार हमको बुलाना उनको, मतलब उनको आने जाने के लिए भी बेचारों को दिक्कत होती है। और हम मुख्य जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उस पर आप हमारी संख्या देखिए ना। आप हमने पिछली बार का हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दौरा हुआ उसमें आपने हमारी भीड़ देखी, क्योंकि हमने उस दिन पूरी ताकत संख्या बल पर झोंकी। हम अभी गुणवत्ता बल पर ध्यान दिए थे और छोटे कार्यक्रम में जो है हम अब जैसे आज ही की बात है, अटल जी का आज हमारे यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है। छोटे डोंगर, ओरछा, धौड़ई, बेनूर, रेमावण, एड़का, बाकुलबाही, बिंजली और नारायणपुर के सारे बूथ हमने इस तरह काम बांट दिया। आपको अब जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ प्रमुख ही प्रमुख कार्यकर्ता दिखेंगे। अगर हम उन्हीं सब को एक जगह एकत्र कर लेंगे तो वो आपको एक बड़ी संख्या दिखेगी। इसलिए आपको ऐसा बोलने को मिल रहा है मौका, वरना ऐसा नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है और कहीं हम सिमट नहीं रहे, बल्कि हमारा विस्तार हो रहा है। अभी हमारे पास बाकुलबाई में बहुत पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता वर्षों से हमारे खिलाफ बोलते थे, अपने आप भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। ऐसे सैकड़ों लोग तैयार बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आतुर हैं कि हमें आप अपने पार्टी में शामिल करें। मैं आप ताज्जुब मानेंगे कि मैं अपने अंदर की बात को नहीं बोलना चाहता, बहुत सारे लोग तैयार बैठे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताने के, और तैयार बैठे। हम ये अलग बात है कि हम उनको बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, हम लेंगे धीरे धीरे। 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा भी है और ग्राम पंचायत के भी है, पंचायत नगरीय निकाय के। तो भाजपा युवाओं को कम मौका देती है, वो पुराने चेहरे पे ज़्यादा विश्वास करती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे यहाँ पार्षद में भी आप देखेंगे तो हमारे 4 पार्षद तो एकदम नए लोग को हमने दिया था। जोगेंद्र कश्यप को देखिए, एकदम नया था। पुष्पलता जी को दिया हमने, बिल्कुल नई फ्रेश लड़की थी। हमने आपका क्या कहते हैं बकरूपारा से भी हमने नई को दिया था। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि
पुराने नए को भी मिला के सम्मिश्रण करके ही हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने केवल पुरानों को दिया। अब कुछ पुराने लोग का रहता भी है कि भाई हम रहेंगे तो जोश और होश का कॉम्बिनेशन बना रहेगा, इसलिए भी बोलते हैं। विधायक बस्तर की परिप्रेक्ष्य में बात करूं, युवा विधायक नहीं दिखते हैं। अभी केदार जी की उम्र कहाँ है? जब वहाँ का 52 साल का आदमी अपने को युवा राहुल कहता है तो केदार जी तो 48 ही के हैं भाई, हैं। एक बात बोल रहा हूँ। रही बात दूसरी, महेश गागड़ा जी, लता जी, कोई बहुत उम्र दराज कहाँ है हमारे बीच? हमारे यहाँ तो उम्र दराज, बल्कि आप देखिएगा तो जगदलपुर में भी हमारे कोई बहुत बुजुर्ग नहीं खड़े हुए। ब्रह्मानंद जी को देख लीजिए, पिछली बार सतीश लाटिया जी खड़े हुए थे, भोजराज जी भी उम्र दराज नहीं है। तो मेरे को आप बताओ ना, हमारे बल्कि उनके बीच में कई लोग हैं जो वृद्धावस्था को पेंशन पानधारी टाइप हो गए हैं, फिर भी वो लड़ ही रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष से आपको हटाया गया, क्या आपको इस बार एडजस्ट करने के लिए सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, मेरा 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। 17 नवंबर 2019 को मैंने पार्टी का जिलाध्यक्ष का पद संभाला और 17 नवंबर 22 को मैं हट गया। पूरे मेरे 3 साल रहे और मेरे 3 साल के कार्यकाल में कोरोना जैसे आपदा के टाइम मैंने काम किया। और आप देख लीजिएगा, पार्टी का एक भी कार्यक्रम, सिंगल कार्यक्रम भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे से मिस हुआ होगा। मैंने चाहे सारे मोर्चे, प्रकोष्ठ, मैंने आपसे कहा ना 10-5, कभी कभार तो रात सवेरे 10 बजे फ़ोन आता था, 12 बजे पुतला दहन करना है, मैं 12 बजे भी 10-5 आदमी के साथ जला ही देता। हमारे यहाँ हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं। मेरा एक तरह से इसको प्रमोशन ही तो मानिए। मैं आज पार्टी के प्रदेश की मूल बॉडी में चला गया हूँ आदरणीय। और पत्रकार जी, अगर मुझे मूल बॉडी में लिया गया तो कहीं ना कहीं इस लायक समझा गया है, तभी मुझे मूल बॉडी में ले गया है। मतलब मैं तो गौरवान्वित हूँ कि मुझे पार्टी के प्रदेश के नामचीन 110-12 लोगों में इस लायक माना गया कि मैं आज मूल बॉडी में हूँ। प्रदेश कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य बहुत मेरे लिए गौरवान्वित का क्षण है होना, मैं इसको कबूलता हूँ। और कहीं ऐसा नहीं हटाने का बात कब आता है, जब मुझ पे कोई आरोप है। विपक्ष में क्या आरोप लगेगा? विपक्ष में तो सारे कार्यक्रम मैं करता था, सारे आंदोलन, चाहे बिजली का आपने देखा होगा, हम लोग ने बिजली बिल के खिलाफ में घेराव किया, हमने आपका क्या कहते हैं राशन कार्ड के खिलाफ किया, हमने पट्टे नहीं बटे, जो पट्टों के पैसे ले रहे थे हम उसके खिलाफ किए, हम नगर पालिका को घेराव करे, हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष का बहुत शानदार स्वागत किया। मेरे को तो बल्कि आपको ताज्जुब लगेगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी का जो हमारा रैली और स्वागत हुआ है वो पूरे प्रदेश में हमारे को पीठ थपथपाई गई, नारायणपुर जिला को, कि इस छोटा जिले ने इतना अच्छा स्वागत किया। बात वो नहीं है, बात और हम लोग ने हर कार्यक्रम किया है। मेरे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग होता था, उसको मैंने बहुत कुशलता से हमारे साथियों के साथ मिलकर निर्वहन किया। बिल्कुल बोलते रहिए, मैं तो कहूँगा कि हटाया नहीं गया, आप ये कहिए कि आपको प्रमोट किया गया है। और ये तो प्रक्रिया है पार्टी में, हमारे संगठन में बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं, हम लोग छोटी चीज़ है। यदि 2023 में बीजेपी की सरकार आती है तो कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? ये बड़ा सवाल सबके लिए है, आपके नज़रिए में क्या लगता है? मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी बहुत विचार करती है। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं चलता है ना कि कोई 10 जनपद का परिक्रमा कर लिया तो वो बन जाए, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत विचार करके एक नाम पर पूरी पार्टी मुहर लगाती है और मैं जानता हूँ जिस पर लगाएगी हम सब उसका काम करेंगे। गुटबाजी की खबरें आती है कि ये गुट वो गुट, उससे आप लोग कैसे निपटेंगे? हमारे यहाँ कोई गुटबाजी तो है ही नहीं। हमारे तो मैं पहले ही बोला ना, चंद लोग हैं, हम सब मिलके काम करते हैं। आज मैं रूपसाय सलाम जी मेरे जिलाध्यक्ष हैं मेरे इस ज़िले के, अभी मैं उन्हीं का फ़ोन आया था आपके पहले, अब मैं बता भी दिया हूँ कि मैं अपने बूथ में जा रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं होता और गुटबाजी के लिए कांग्रेस बहुत अच्छा है। वहाँ आप पता लगाइए ना, 4-4 5-5 गुट चल रहा है। जिलाध्यक्ष जी का गुट अलग है, प्रदेश सचिव जी का गुट अलग है, यूथ वालों का अलग चलता है, वो उनके यहाँ होता है। सत्ता में रहने में थोड़ा बहुत बड़ा परिवार होने से होता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है। ऐसी बातें चलती है, जैसे आपने कांग्रेस की बात की, लेकिन बीजेपी में भी कई गुटे हैं, ऐसी बातें होती रहती है, इस पे क्या कहेंगे? मेरे सामने तो कोई बोलता नहीं, क्योंकि मैं इतना बुजुर्ग हो चुका हूँ सबके बीच में कि मेरे सामने ये सब बातें कोई करता नहीं। दूसरी बात यह है कि मेरे को जो काम जो सौंपते हैं तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता बतौर करता हूँ, तो मैं गुटबाजी को जानना नहीं चाहता, ना जानता ना हो। मेरे सामने होता है, मेरे लिए सब बच्चे जैसे हैं, तो सब मेरे को लेके चलते हैं और मैं सबको लेके चलता हूँ। नारायणपुर विधानसभा परिसीमन को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती रहती है,
लोगों में कि कब नारायणपुर एक स्वतंत्र विधानसभा बने जिसमें केवल नारायणपुर या फिर इसके आसपास के जो जिले हैं या फिर ग्राम हैं वो कनेक्ट हों, तो कब हो सकता है परिसीमन, क्या तैयारी है उसके लिए? देखिए 2026 में नया परिसीमन की बात चल रही है और 2026 में जो नया परिसीमन होगा, मैं तो ये भी सुनता हूँ कि 1 लाख की आबादी में एक विधानसभा किया जाना है। तो नारायणपुर जिला अपने आप में स्वतंत्र जिला बनेगा। अगर बनता है तो हम लोग का ऐसा विचार है कि जो कोलर वाले हमेशा हमारे पास आते हैं, बंडापाल क्षेत्र के आते हैं, बयानार के जो केजंग और इस वाले पट्टी के बयानार साइड के, ये जो गांव हैं जो हमसे सारी सुविधाएं नारायणपुर जिले से ही बेचारे अपना काम करते हैं, व्यवसाय हो चाहे चिकित्सा हो चाहे शिक्षा हो, उन्हीं के बच्चे यहीं आते हैं, बाज़ारों में आते हैं, साप्ताहिक बाज़ारों। ये तीनों क्षेत्र के जो इधर की जो 12 पंचायतें हैं, इधर की 7 पंचायतें हैं, जो नारायणपुर में सम्मिलित होना चाहते हैं स्वविवेक होकर, अगर वो आना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। और हम लोग उनके लिए जिन लोग लाए हैं, हम हमेशा उनके लिए खड़े हुए हैं। इसको लेकर कभी तो हमारा अंतागढ़ से नाराज़ भी होती है, अंतागढ़ वाले हमसे नाराज़ भी हुआ करते हैं, लेकिन हमारा नहीं है। गांव वालों की परेशानी, गांव वाले हमारे पास आते हैं, हम उनको चाहते हैं आ जाए हमारी तरफ, कोई दिक्कत नहीं। जब बाकी सब चीज़ में, देवी में, रोटी बेटी के संबंध में, यहाँ उन लोग को चिकित्सा होता है तो नारायणपुर पहले भाग के आते हैं। बच्चे उनके शिक्षा लेने हमारे नारायणपुर के एजुकेशन हबों में, छात्रावासों में, तो हम इस चीज़ के लिए क्यों मना करेंगे भाई? हम तो चाहेंगे वो भी आए यहाँ। हम जैसे हम पीड़ित थे एक ज़माने, वो भी पीड़ित थे, हम उनको अपने गांव में समेटना चाहेंगे, हमारे नया जिला बनाना चाहेंगे। जी जी। उस जमाने में जब लोग नौकरी करने का सोचते थे, आप कैसे राजनीति में आ गए? कैसे आना हुआ राजनीति में? क्या मैं आपसे बोलूं, मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया बॉम्बे से, पूसा इंस्टीट्यूट से। मैं नौकरी भी किया, कुछ दिन यूपी टूरिज्म में भी था। मेरे पिता ने, मैं नारायणपुर आया था, बड़े भाई हमारे नहीं रहे। पिता ने हमसे कहा कि बेटा सब तो नौकरियों में चले जाओगे तो घर कौन देखेगा। तो वो सोच के मैं नारायणपुर वापस आ गया। और नारायणपुर आया तो समाज सेवा तो मेरी शुरू से आदत थी, मैं थोड़ा सोशल था और खिलाड़ी भी था। और मैं जब यहाँ आया तो यहाँ जो स्थापित लोग थे वो थोड़ा मेरे को देख के थोड़ा सा उनको तकलीफ़ होती थी। वो चाहते थे मैं उनके दरबार में शामिल हो जाऊँ, मैं शामिल नहीं हुआ। तो धीरे धीरे वो मेरे प्रति पूर्वाग्रह, मैं पब्लिक में धीरे धीरे काम करता गया, एक नया चेहरा लोगों को दिखा। मैं मेरा काम करता, मैं युवा आदमी था, युवा था, तो मैं काम करता गया, लोग मेरे को साथ देते गए। और मैंने बताया ना शुरू में कि स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी का बहुत बड़ा योगदान है कि मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ। उन्हीं के कारण से मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया और सामाजिक काम भी करता गया। और एक हम लोग उस समय जिला आंदोलन था नारायणपुर में, 1984 में नवयुवक संघर्ष समिति बना है। नवयुवक संघर्ष समिति में उस समय मेरे को जिलाध्यक्ष बना दिया गया, मतलब संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया उस जिले के आंदोलन में। तो उसके चलते मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे मेरा परिचय बढ़ा। और मैं उस आंदोलन में हम लोग बहुत मेहनत किए, मैं ही नहीं, पूरे नारायणपुर की जनता, सारे राजनीतिक दल, उस समय कोई दल की बात नहीं थी, सब मिल गए थे। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या अन्य पार्टियां, सब एकमात्र एक सूत्र का काम था कि जिला बनाओ नारायणपुर को। और उस आंदोलन के चलते मेरे जैसे आदमी को उभरने का मौका मिला और मैं आगे आया। और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया बलिराम जी के कारण, और आज मैं आपको इस स्थिति में पाया जा रहा हूँ। महज 2 ब्लॉक वाले नारायणपुर को जिला बनाया गया, क्या कारण रहा होगा कि इतने छोटे से जगह को जिला बनाना? देखिए, नारायणपुर जिला तो बनना था पूरी परियोजना को, जिसमें अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा को शामिल होना था। लेकिन क्या था मैं नहीं जानता, कारण नहीं बोलना चाहिए मुझे। अंतागढ़ कभी हमारा तहसील था, हम उसके अंदर आते थे। उस बात को लेकर अंतागढ़ निवासियों में हमेशा एक पूर्वाग्रह रहता है हम लोग को लेके। जब जिला बनाया जा रहा था तब भी अंतागढ़ के लोगों ने नारायणपुर का विरोध कर दिया कि हम अपना जिला बनाएंगे, हमको नारायणपुर में शामिल नहीं होना। यही बात कांकेर वालों ने कहा कि हमारे को तो कांकेर पास पड़ता, हम नारायणपुर नहीं जाएंगे। वो वहाँ से सीधा भानु होते चले जाते हैं। अब ये दोनों लोगों का विरोध के चलते चलते 1.5 साल हमारा जिला गठन में पीछे हो गए थे। 11 मई 2007 को डॉक्टर रमन सिंह जी ने फिर इस जिले का निर्माण किया
और वो ये भी बोल दिए हो सकता है कि भविष्य में अंतागढ़ और कोयलीवाड़ा शामिल होगा, लेकिन नहीं हुए वो। अब वो नहीं हुए तो ये हमारा 2 ब्लॉक का जिला रह गया। मेरे ख्याल में पूरे प्रदेश में सबसे छोटा जिला। भौगोलिक रूप से हम 4000 वर्ग किलोमीटर का भुजमाड़िया है। ज़मीन तो हमारे पास बहुत है, खनिज संसाधन हमारे पास बहुत है, 2 तरफ खदानें चल रही, जिला का विकास हो रहा है। वही अंतागढ़ अगर आज हमारे बीच होता तो जो 10 संस्थान नारायणपुर में खुले 4 तो वहाँ जाते। अरे भाई एकलव्य यहाँ दिए तो नवोदय वहाँ देते, केंद्रीय वहाँ देते तो यहाँ लाइवलीहुड कॉलेज देते, पॉलिटेक्निक यहाँ देते तो एग्रीकल्चर वहाँ देते। मगर वो अपनी जिद में अड़े रहे वहाँ के निवासी, सारे राजनीतिक दल, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर, पूरे निवासी विरोध करते रहे नारायणपुर का, और वो आज भी उसी स्थिति में। और हमारा नारायणपुर तरक्की कर रहा है, आप देख लीजिए। ब्रिजमोहन देवांगन जी हमेशा कुर्ते पायजामे में दिखते हैं, व्हाइट वाले, क्या कारण है इसका? देखिए, मैं जब आया था तो शर्ट पैंट पहनता था, मैं तो पढ़ा लिखा लड़का था। लेकिन मैं जब यहाँ सरपंच बना तो ग्रामीणों ने मुझसे कहा कि बाबू तोर पास आए मिनर्स लोग डरते, साहब असन दिखथस, मतलब लोगों का कहना था साहब टाइप मत दिखो, यहाँ कुर्ता पजामा चलता है, उसको पहनेगा तेरे पास कोई भी आएगा। मैंने भी देखा कि शायद कुर्ता पजामा ही एक सहजता का कारण बनता है, तो मैंने कुर्ता पजामा चला। अब तो मेरा ये प्रिय ड्रेस हो गया है। अब आपको मेरे पास एक शर्ट पैंट भी नहीं मिलेगा, ये कहना है। पिछले दिनों में नेतागिरी का क्रेज या राजनीति का क्रेज कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्रेज काफ़ी बढ़ा है। लोग नौकरी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, चाहे आईएएस की बात करूं, आईपीएस की बात करूं, रिटायरमेंट ऑफिसर्स लोग राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या युवाओं को भी इसमें आना चाहिए? क्या कुछ संदेश देंगे कि या बीजेपी रहे या फिर अन्य पार्टी, क्या ज्वाइन करना चाहिए क्या युवाओं को भी? देखिए, समाज सेवा का अगर वास्तव में आपको चोला पहनना है तो शासकीय सेवा कोई आवश्यक नहीं। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। चाहता तो मेरे साथ के दोस्त कोई आज पर्यटन बोर्डों में जीएम है, कोई एजीएम है, कोई रिटायर होके अब घर संभाल रहा है। क्या मैं भी नहीं कर सकता था नौकरी? मेरे पास तो पूरे अवसर थे। लोकल में मेरे को और मेरे एक दोस्त को यहीं पे घर में नियुक्ति पत्र ला के दे रहे थे शिक्षक का। उस समय आदमी नहीं मिलते थे नारायणपुर। मैं चाहता था मैं भी नौकरी कर लेता, फिर एक गुमनामी में अपनी रिटायरमेंट के बाद जीवन खत्म हो जाता। आज मैं ये तो गौरव के साथ कह सकता हूँ कि मैं सार्वजनिक जीवन जीने के बाद आज एक हम लोग की पहचान है, जनता के बीच लोगों के लिए आवाज़ उठाने के एक माध्यम बने बैठे हैं, सबको लेके चलते हैं। हर समाज हम लोग को इज्जत देता है, हम उनको इज्जत देते हैं। अधिकारी लाइन में भी हम जाते हैं तो हमारी सुनवाई होती है। किसी गरीब को, परेशान को, आदमी को, पीड़ित को लेके जाते हैं, हमारी सुनवाई होती है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा साधन और यही सबसे बड़ा समाज सेवा है। शासकीय सेवा छोड़कर आ रहे हैं लोग, कुछ न कुछ उनको लगा होगा ना, जब तो आ रहे हैं। अब शासकीय सेवा में भी अब इतना दबाव पड़ने लगा है कि अधिकारियों से मिलो तो बोलते हैं हम तो रात को सो नहीं पाते हैं। वो चाहे प्रेशराइज होके उनको वो काम करने पड़ते जो उनकी इच्छा नहीं रहती। तो वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात को भी आप समझिए कि वो भी चाहते हैं कि स्वतंत्र होके जनता की आवाज़ को उठाएं, जनता की समस्या का निवारण करें। आपने अभी पर्यटन की बात की तो मुझे पर्यटन बोर्ड याद आ गया। तो हम देखते हैं चाहे बीजेपी हो चाहे अब कांग्रेस सत्ता में है, नारायणपुर के काफ़ी या बस्तर संभाग की भी मैं बात करूं तो काफ़ी कम सदस्य निगम मंडल में अध्यक्ष सदस्य हैं। क्या कुछ कारण है, क्यों उपेक्षाएं की जाती है बस्तर के नेताओं की? देखिए, पिछली बार मैं हस्तशिल्प बोर्ड में था, सदस्य था। अख्तर अली जी हमारे अल्पसंख्यक बोर्ड में थे, संदीप जी संस्कृत बोर्ड में थे। नारायणपुर की बात कह रहा हूँ। चौथा हमारे ऐसे हम लोगों को अवसर मिला, ऐसा नहीं है हमारी सरकार में। और ये तो सच है कि हमारा इस जिले में चूँकि केदार जी स्वयं एक मंत्री थे, तो होता क्या है कि जो अपने जिले का मंत्री होता है तो थोड़ा सा अपने ज़िले के बारे में बोलने में थोड़ा सा संकोच करना पड़ता है। मेरी जगह आप भी होते तो शायद यही करते, या उनकी जगह आप भी होते तो यही करते कि भाई तुम अपने ही ज़िले के आदमी को बना रहे, यही बोलते क्या। तो हो सकता है ये कारण अभी रहा हो, लेकिन भविष्य में हमारे लोगों को कभी भी अछूता नहीं छोड़ा गया।
लेकिन हम अन्य जिलों में देखते हैं कि मंत्री के होते हुए भी निगम मंडल में वहाँ के नेताओं को जिम्मेदारी मिलती है। और देखिए, ये तो खैर बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोगों को भी कि रायपुर के करीब करीब के लोग को बना देते हैं, आप लोग को नहीं बनाते। तो अब देखिए, कई ठो बातें हैं। अब हो सकता है हम लोग उस लायक ना हो सकता है कि हम लोगों का जो दायित्व दे रहे हैं उसकी गंभीरता हम ना समझ पाते हों। ये सब बातें हैं। अपन तो यही कहेंगे कि पार्टी लेकिन आपका विचार करती। देखिए, मैं तो अभी आपने मेरे को बोले सह प्रभारी, अगर मैं योग्य नहीं होता तो पीसीसी चीफ के यहाँ क्या के लिए मुझे दायित्व सौंपा जाता है। इसी से आप समझ लीजिए कि पार्टी योग्यता का कभी भी परख करती है। तो ये थे ब्रिजमोहन देवांगन जी, हाल ही में सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं कोंडागांव जिले के। इनसे हमने नारायणपुर जिले के संबंध में बात की, यहाँ के विधानसभा के बारे में चर्चाएं की, निगम मंडल के बारे में चर्चाएं की, नारायणपुर नगर पालिका के बारे में चर्चाएं की। हमने काफ़ी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की। अगर कुछ सवाल जो आपके हों, क्योंकि आगामी समय में आपको काफ़ी सारे नेताओं के इंटरव्यूज़ इस चैनल में देखने को मिलेंगे, तो आप कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर वार्ता को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।